नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 1982 में वी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण CRAFI-CARD समिति के व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए की गई थी। नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है। नाबार्ड के मुख्य कार्यों में सहायता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास का प्रचार और विकास शामिल है। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और SHG स्वयं सहायता समूह पर नाबार्ड पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। इसके भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के कृषि ऋण विभाग और ग्रामीण नियोजन और शाख प्रकोष्ठ का स्थान ले लिया है। इसे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों से मान्यता प्राप्त है। भारतीय रिजर्व RBI ने हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और राष्ट्रीय आवास बैंक में अपने पूरे शेयर बेचे हैं। इसकी पूरी हिस्सेदारी को विभाजित करने का निर्णय दूसरी नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। सरकार ने NHB और नाबार्ड दोनों में 100% हिस्सेदारी रखती है। कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा की है? ई-कृषि संवाद। ई-कृषि संवाद एक ऑनलाइन सुविधा है जो कृषि क्षेत्र में समस्या का सीधा समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक ऑनलाइन इंटरफेस ई-कृषि संवाद का शुभारंभ किया, जो किसानों और कृषि क्षेत्र में हितधारकों के सामने आने वाली समस्याओं का प्रत्यक्ष और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। लोग सीधे ICAR वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और वेब एवं SMS के माध्यम से विषय विशेषज्ञों, संस्थाओं और उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि और विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सन 2021। मूंगफली में तेल की मात्रा 45%। मूंगफली में आर्चिस हाइपोगिया को व्हीटन, मंकी नट या अर्थ नट भी कहा जाता है। 45% तेल, 26% प्रोटीन होती है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। लंबे और गर्म बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है। तिलहन में तेल की सामग्री नारियल में 60%, तिल में 50%, अरंडी में 35 से 58%, कुसुम में 24 से 36%, सूरजमुखी में 45 से 50%, सोयाबीन में 20%। निम्न में कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन विश्व में चावल का प्रमुख उत्पादक है। चीन हर साल लगभग 146.73 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है। चीन के भारत भी इसी अवधि में 106.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल की खपत के साथ दूसरे स्थान पर है। चावल भारत में सबसे पसंदीदा फसल है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। धान की फसल से मीथेन गैस निकलती है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक है। सन 2021-22 के लिए बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 है। बाजरा खरीफ की फसल है जिसे शरद ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है। बाजरा पोटेशियम से भरपूर होता है जो रक्तचाप को कम करता है। मैग्नीशियम जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कैल्शियम अवशोषण होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। मक्का 1870, बाजरा 2250, उड़द 6300, रागी 3377। कुदुम्बश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन SPEM द्वारा में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। केरल में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। कुदुम्बश्री केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है।
कुदुमश्री की स्थापना 1997 में हुई थी। कुदुमश्री ने अपने महिला सामुदायिक नेटवर्क के लिए त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें न्यूनतम स्तर पर पड़ोस के समूह (एनएचजी), मध्य स्तर पर क्षेत्रीय विकास सोसाइटी (एडीएस) और स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास सोसाइटी (सीडीएस) शामिल है। भारत में स्वच्छ मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2018 भारत में शुरू हुआ। 4 जनवरी 10 से 10 मार्च तक आयोजित किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण में सन 2016 में स्वच्छ भारत अभियान में से एक भाग के रूप में शुरू किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बड़ी तादाद में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उनमें जागरूकता लाना है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन नाम से एक विशेष कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह तक चलने वाले अभियान का आयोजन सभी 75 जिलों में प्रत्येक विकासखंड में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के दादूपुर गांव में मिशन की शुरुआत की। राज्य सरकार ने कई विभाग जैसे बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन, गन्ना भोजन आपूर्ति, मत्स्य पालन और पंचायती राज इस मिशन के तहत एक साथ काम करेगी। किसान कल्याण मिशन का लक्ष्य सन 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना है। कृषि और सहयोगी क्षेत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें आजीविका मिशन और एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादन शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत किसान सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता शामिल वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है? पंचायत अधिनियम 1947। 1948 में पंचायती राज विभाग को पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधान के तहत बनाया गया था। पंचायती राज विभाग की स्थापना ग्राम पंचायतों के कामकाज के नियमन और निगरानी के लिए की गई है। नतीजन यूपी क्षेत्रीय पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 के मध्यवर्ती और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए पारित किया गया था। उपयुक्त अधिनियम के माध्यम से क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 75 जिला पंचायतें और 821 क्षेत्र पंचायतें हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना, जिला स्तर पर जिला पंचायत, अंतर पंचायत स्तर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत। स्वयं सहायता समूह नेटवर्क निम्न से किस योजना के तहत शुरू किया गया? मनरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार, ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। स्वयं सहायता समूह उन लोगों के अनौपचारिक संघ जो अपनी जीवन स्थितियों को सुधारने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चाहते हैं। इसे एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक, कृषि भूमि वाले लोगों के स्वशासित, सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह के रूप में जाना जा सकता है। सामूहिक रूप से एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा है। गरीबी, अशिक्षा, कौशल की कमी, औपचारिक ऋण की कमी आदि से संबंधित समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। इन समस्याओं को एक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जा सकता और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह गरीबों और हाशिए के लिए लोगों के लिए परिवर्तन का एक वाहन बन सकता है। स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्व सहायता की अवधारणा पर निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूह रोजगार और आय पैदा करने गतिविधियों के क्षेत्र में समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों की कार्यात्मक क्षमता बनाने की कोशिश करता है। किसान मित्र कर्मचारी है। राज्य सरकार। किसान मित्र का लक्ष्य राज्य के किसानों को प्रेरित करना है
इसे कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी, अन्य संबंधित क्षेत्रों में किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा को 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसान मित्र योजना सन 2021 के माध्यम से राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। किसान मित्र योजना से जुड़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने पशुपालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। किसानों ने दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ 2 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसानों के लिए। इस योजना के इच्छुक व्यक्ति को हरियाणा किसान मित्र योजना सन 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी राज्यों की सरकारें उसे ठीक करने के लिए बड़े कदम उठा रही हैं। हरियाणा सरकार भी राज्य के लोगों के लिए किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा शुरू की जा रही सभी लाभार्थी योजनाओं से राज्य के नागरिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 वर्षों की आयु के बाद सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस योजना में छोटे सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से पेश किया जाता है, जो 60 वर्ष की आयु के प्राप्त करने वाले किसानों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन निश्चित करता है। एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 वर्ष है उसके अधिकतम 40 वर्ष तक और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भूमि रिकॉर्ड के आधार पर 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। योजना के तहत सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन फंड में किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच की राशि का योगदान करना होगा, जब तक ये सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी समान राशि का समान योगदान करेगी। लघु और सीमांत किसानों के जीवन साथी भी अलग से योजना में शामिल होने के पात्र हैं। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3,000 रुपये पेंशन भी अलग से मिलेगी। जो किसान योजना में शामिल हो सकते हैं वे बाद में इस योजना को छोड़ सकते हैं। यदि वे किसी भी कारण से जारी नहीं रखना चाहते हैं तो पेंशन फंड में उनका योगदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी मृतक किसान की शेष आयु तक शेष योगदान का भुगतान करके योजना में जारी रह सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किसानों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों के साथ है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति शब्द का महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधि के रूप में मत्स्य पालन के उल्लेखनीय उद्भव को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को मत्स्य पालन में जलीय जानवरों और पौधों की सक्रिय खेती के सभी रूपों को संदर्भित किया जाता है जो समुद्री खारे या ताजे पानी में होता है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको के साथ संबंधित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति समग्र बागवानी शहद फल उत्पादन फूल औषधि मसालों से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरकों से संबंधित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए इरादा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है।
जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष, जिला जिला प्रमुख, यह घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 से PWDVA सन 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सर्वोच्च निकाय वे यह जिले में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता केंद्र की प्रणालियों पर नज़र रखने के लिए महिला सुरक्षा एवं मंत्रालय केंद्र नियमन और अनुदान सन 2010 के तहत अधिकृत है। किसी भी तरह के अत्याचार और या शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए गठित हुआ है। अध्यक्ष, जिला प्रमुख, उपाध्यक्ष, जिला कलेक्टर, सदस्य सचिव, कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास WCD, सदस्य CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, SP, कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन। घरेलू हिंसा में महिलाओं का आरक्षण अधिनियम सन 2005 संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हैं और ऐसे मामलों के साथ या घटनाओं से जुड़ी हैं। धारा 3 में घरेलू स्तर पर हिंसा के रूप में परिभाषित करने वाली विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ये श्रेणियां शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मुख्य और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक शोषण। नहर सिंचाई के स्थानीय विधि कुल्लह लोकप्रिय है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में सिंचाई का सबसे आम स्रोत है। कुल्लह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटी स्थानीय सिंचाई नहरें हैं। ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जहाँ भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ग्लेशियर से पिघले पानी को गांव तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रणाली के तहत नदियों के पानी को मानव निर्मित चैनलों में बदल दिया जाता है, तो इस पानी को विभिन्न गांवों में ले जाते हैं। वे कृषि फसलों की नहर सिंचाई के स्रोत के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में होने में हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल, बोरवेल का निर्माण संभव नहीं है। अच्छा, कुल्हड़ अस्तित्व में है। वे संयुक्त रूप से आम पड़ोसी गांवों द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। आज तक इनमें से अधिकांश सिंचाई विभाग द्वारा कार्यभार संभालने के बाद खराब हो जाते हैं। वो पानी के चैनल जो आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य राज्यों में पाई जाने वाली जल संचय संरचना केरला में सुरंगम सुरंगम, कर्नाटक में कटास और महाराष्ट्र में बांदरस और ताल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बंदेली, तमिलनाडु एरिस। हाल ही में किस मंत्रालय ने लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में डे NRLM के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लिंग संबंधी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जेंडर संवाद कार्यक्रम, इसे 16 अप्रैल सन 2021 को शुभारंभ किया गया। यह इस प्रकार से उभरने वाले अनुभव को साझा करने के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए डे NRLM और इनिशिएटिव फॉर व्हाट्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी के बीच एक संयुक्त प्रयास है। कोशिश यह कि देश भर में डे NRLM के तहत लिंग संबंधित हस्तक्षेपों पर अधिक से अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए और राज्यों के क्षेत्र में आने वाले आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करके सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जाए। यह विश्व स्तर पर लिंग के हस्तक्षेप को समझाने में मदद करता है। घटना कार्रवाई बाधाओं को संभालने के लिए सुझावों पर विशेषज्ञों के साथ संलग्न होने के अवसर प्रदान करती है। यह लक्ष्य मौलिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देती है। डे
NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह केंद्र सरकार गरीबी राहत कार्यक्रम है। सन 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया। सन 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित है। उसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को अपने घरेलू आय बढ़ाने के सक्षम बनाने के लिए प्रभावी और कुशल संस्थागत मंच बनाता है। विश्व बैंक यह विकासशील देशों के लिए धन और ज्ञान के दुनिया को सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यह गरीबी को कम करने, साझा समृद्धि बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना 1944 में न्यू हैम्पशायर संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। सदस्य देश 189, अध्यक्ष डेविस मालपास, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा। सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री सचिव BR सुब्रमण्यम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, संजय अग्रवाल सचिव। महिला बाल विकास मंत्रालय श्रीमती स्मिता जुबी ईरानी, श्री राम मनोहर मिश्रा सचिव। निम्नलिखित में से कौन सी योजना PM स्वनिधि के लिए लक्षित है? फेरी वाला, सीमांत किसान, डेयरी, भूमिहीन कृषि। फेरी वाले के लिए PM स्वनिधि। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने फेरी वालों को न केवल उसके लिए बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए फेरी वालों को सशक्त बनाने के लिए PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर योजना का लगभग 50 लाख फेरी वालों के एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक के संपादिक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋणों को सुविधा देने के इरादे से रखती है, ताकि शहरी क्षेत्रों में आने वाले व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके, जिससे आसपास के निकटवर्ती शहरी ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। और पात्रता मापदंड PM SBA निधि योजना इन सभी फेरी वालों को उपलब्ध है जो 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में काम करते हैं। योग्य विक्रेताओं के पहचान निम्न करना। शहरी स्थानीय निकाय ULB द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पहचान पत्र के कब्जे में स्ट्रीट वेंडर विक्रेताओं और जिन्हें सर्वेक्षण का पहचाना गया है लेकिन उन्हें वेंडिंग पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, ऐसे विक्रेताओं के लिए IT आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग उत्पन्न की जाएगी। ULBS को ऐसे विक्रेताओं को तुरंत सकारात्मक रूप से 1 महीने की अवधि के भीतर वेंडिंग और पहचान पत्र का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ULB-LED पहचान सर्वेक्षण को बाहर जाने वाले स्ट्रीट वेंडर या उन्हें सर्वेक्षण पूरा करने के बाद वेंडिंग शुरू कर ULD पहचान सर्वेक्षण में बाहर आने वाले स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा करने के बाद वाइंडिंग शुरू किया, उन्हें ULB डाउन वेंडिंग कमेटी TBC द्वारा उस आशय का एक पत्र जारी किया। आसपास के विकास शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं ने ULB की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग किया और इन्हें ULB TBC
द्वारा उस आशय का एक सिफारिश पत्र है। ICAR द्वारा विकसित हल्दी की ICAR प्रतिभा प्रतिभा एक हल्दी की किस्म है। प्रतिभा एक हल्दी की किस्म है। IISR द्वारा खुले परागित संतति चयन के माध्यम से विकसित किया गया है। IISR की प्रतिभा और प्रतिभा हल्दी की अकेली किस्म है जो आज तक पूरी दुनिया में हल्दी के सही बीजों के चयन के माध्यम से विकसित हुई है। इन दोनों के बीच प्रतिभा ने पूरे देश में नाम और शोहरत अर्जित की है। भारत में उपयोग की जाने वाली अधिकांश हल्दी सूखी किस्म की होती है। इरोड किस्म सबसे अधिक अच्छी और अधिक लोकप्रिय होती है। कृष्णा ICAR का पूर्ण रूप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में। त्रिलोचन महापात्रा ICAR के निदेशक हैं। कृषि किस्म हरी हल्दी की और सबसे अधिक उपज देती है। कृष्णा किस्म हरी हल्दी की सबसे अधिक उपज देती है। सूखी किस्म इरोड किस्म सबसे अच्छी अधिक लोकप्रिय है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायतों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रबल बल दिया? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव के रूप में पंचायत राज की वकालत की है। यह सरकार का एक विकेंद्रित रूप होता है। वहाँ से पंचायती राज ग्राम स्वराज्य कहते हैं। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अपने अध्यक्ष अध्यक्षीय भाषण से उन्होंने कहा कि पंचायत छोटे गांव मामलों पर न्याय सहित करने का सही माध्यम और असली अन्याय है। पंचायती राज ग्राम स्वराज कहते हैं। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि पंचायत छोटे मामलों पर न्याय की हासिल करने का सही माध्यम है और आपसी अन्याय के निपटारे के लिए सरकार को आत्मनिर्भरता से बचने का एक साधन है। महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी और राजनीतिक के नैतिकवादी थे। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर इन्हें बापू कहा जाता है। 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। वे एक विपुल लेखक थे। गांधी जी के प्रकाशनों में से एक हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुआ। वह विभिन्न आंदोलन, सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि गांधी जी ने इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन के दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यह 3 लाल बाल पाल तिगड़ी में से एक थे। 1894 में
पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस की गतिविधियों से जुड़ी है। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग 1970 की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू वे भारत के पहले प्रधानमंत्री। 14 नवंबर इनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1929 में लाहौर में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, जहां उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। लाहौर में 1929 में बाल गंगाधर तिलक 1942-45 में अपने कारावास के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। बाल गंगाधर तिलक वह बाल पाल की तिगड़ी में से एक थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। वह अपने उद्धरण के लिए जाने जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। मक्के से प्राप्त प्रोटीन का क्या नाम है? मक्के से प्राप्त प्रोटीन का क्या नाम है? जीन प्रोलामीन प्रोटीन का एक वर्ग है जो मुख्य रूप से मक्के में मौजूद होता है। सभी जीन पॉलीपेप्टाइड से विभिन्न संरचनात्मक जीनों के उत्पादन है। सामान्य तौर पर मक्के के दानों में प्रोटीन की मात्रा 9.1%, तेल 4.4%, भूसी 1.4% होती है, लेकिन सूखे पदार्थ के आधार पर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। जीन आमतौर पर मक्का ग्लूटेन भोजन से पाउडर के रूप में निर्मित होती है। शुद्ध जीन स्पष्ट, गंधहीन, स्वादहीन, कठोर, पानी में घुलनशील और खाने में होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी और खाद्य उपयोग लेते हैं। स्रोत प्रोटीन अंडा का ओवल-ब्यूमिन, दूध का केसीन या व्हे, मूंगफली का अर्गिनिने। उत्तर प्रदेश के जिले में यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कार्यक्रम में किसान कल्याण मिशन पोर्टल देश में स्वतः पहला पोर्टल जिसमें कृषि विभाग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य जमीन उत्तर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कार्यक्रम में किसान कल्याण मिशन के रूप में यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। कृषि विभाग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMCF के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ पहुँचाना है। यह पोर्टल किसानों, उत्पादन समूहों, व्यापारियों और कृषि विभाग और राज्य सरकार के अन्य संबद्ध विभागों को एकल मंच प्रदान करता है। प्रत्येक एफपीओ का अपना खंड होगा जिसमें उसके सदस्यों का वितरण होगा। किसान आसान पहुंच के लिए एंड्रॉयड फ़ोन यूपी एफपीओ शक्ति ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह खबरों के किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक सन 2020 किसानों को बिना किसी राज्य कर या शुल्क का भुगतान किए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति APMC भुगतान के लिए अधिसूचित उपज बाजार समिति और मंडियों के बाहर अपनी फसल को बेचने की अनुमति देता है।
किसान संघ की ओर से इस बिल के खिलाफ कई विरोध किए गए, बाद में ये बिल हटा दिया गया। ऑपरेशन फ्लड शब्द क्या है? श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन। ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसने देश के दूध उत्पादन पर एक बड़ा जोर दिया, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करना हुए डेयरी उद्योग को विकसित आर्थिक रूप से बनाए रखने में मदद करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। श्वेत क्रांति ने भारत में गरीबी को कम करने में काफ़ी हद तक योगदान दिया। गुजरात आधारित सहयोग आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल कार्यक्रम की सफलता के पीछे इंजन था। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। भारतीय डेयरी संघ ने वर्जिन कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अनफिनिश्ड ड्रीम वर्जिन कुरियन द्वारा लिखी पुस्तक अनफिनिश्ड ड्रीम। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्जिन कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्जिन कुरियन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। विश्व में दूध और दूध उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। निम्नलिखित में कौन सभी खरीफ की फसलें हैं सिवाय गेहूँ? खरीफ की फसल, जिसे मानसून की फसल के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे फसलें जो मानसून या बरसात के मौसम यानी जून से अक्टूबर के दौरान उगाई जाती है। इन फसलों के बीज मानसून के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और मानसून के मौसम के अंत में फसलों की कटाई की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य खरीफ फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि। रबी की फसलें जिसे सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है, ऐसी फसलें सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। गेहूँ रबी की फसल है। पंचायती राज संस्थान भारत में की एक प्रणाली है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई है। ग्रामीण प्रणाली के 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर होते हैं, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, ब्लॉक खंड स्तर बोलते हैं, ग्राम स्तर हो गया, और मंडल स्तर, मंडल परिषद भी तुम्हारा खंड पे आएगा या ब्लॉक पे, जिला परिषद जिला स्तर पे। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 देश भर के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण को अनिवार्य करना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य के महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने के अधिकार देना। अनुच्छेद 243D यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की कुल सीटों का कार्यालयों की 1/3 महिलाओं को पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रोटेशन द्वारा आवंटित किए जाने वाले महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय कृषि सेवा शुरू की थी? लॉर्ड मिंटो ने। 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा भारतीय कृषि सेवा का गठन किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम था। प्रांतीय सरकारों को एक दूसरे के संपर्क में लाने और ब्रिटिश भारत सरकार के लिए उपयुक्त सिफारिशों के निर्माण हेतु अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। लॉर्ड रिपन को 1882 में स्थानीय स्व सरकारी संकल्प पर सरकार के संकल्प के लिए जाना जाता है। विलियम बेंटिंग को सती प्रथा को खत्म करने और ठगी दमन और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत के लिए जाना जाता है। 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 1940 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि लागत और मूल्य आयोग
की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की कृषि और सहकारिता विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करता है। धान के एमएसपी को दो प्रकार हैं: सामान्य धान 1940 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 1870, मेज 1870, बाजरा 2250, उड़द 6300, रागी 3377। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1996 में। LAB योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? स्थानीय क्षेत्र बैंक 1996 में स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना शुरू की गई थी। स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना अगस्त 1996 में तत्कालीन वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार शुरू की गई थी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 2 या 3 सन्निहित जिलों पर अधिकार क्षेत्र वाले नए निजी स्थानीय बैंकों की स्थापना का उल्लेख किया। उन्होंने देखा कि इससे स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचत को जुटाया जा सकता है और उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय क्षेत्र बैंक LAB से अपेक्षा की गई थी कि वे ऋण उपलब्ध में अंतर को पाटेंगे और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे को मजबूत करेंगे। किसके बाद 24 अगस्त 1960 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में LAB स्थापित करने के दिशा निर्देश की घोषणा की? डिजिटल इंडिया शासन और मांग पर सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, हर नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा। उपरोक्त सभी सही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 3 प्रमुख दृश्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। लक्ष्य क्षेत्र 1 प्रत्येक नागरिक बुनियादी ढांचे के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा। कोर उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, क्रैडल से ग्रेव डिजिटल पहचान, मोबाइल और बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल वित्तीय संस्थान में भागीदारी, एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC तक आसान पहुंच, एक सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी संस्थान। लक्ष्य क्षेत्र 2 मांग पर प्रशासन और सेवाएं, विभागों या न्यायालयों में निर्बाध रूप से एकीकृत ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों से वास्तविक समय में उपलब्ध सेवाएं, सभी नागरिक पत्रकारिताएं पोर्टेबल और क्लाउड पर उपलब्ध है, कारोबार करने में आसानी में सुधार के लिए डिजिटल रूप से परिवर्तित हो सेवाएं, वित्तीय लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाना, निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए भू-स्थानीय सूचना प्रणाली का लाभ उठाना। दृष्टिगोचर नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, विश्वविद्यालय में सुलभ डिजिटल संसाधन, सभी दस्तावेज या प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में गंगा नदी के किनारे के 1600 गांवों को विकसित करने के लिए गंगा ग्राम योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। गंगा ग्राम योजना सुश्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम कूट में शुरू की थी। इसका योजना के तहत गंगा के किनारे के 1600 गांवों को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना के तहत 200 गांवों को चयन किया गया। इन गांवों की खुली नलियों और नालों को गंगा के किनारे से रोका जाएगा और कचरे निकासी और उपचार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। गंगा नदी बहने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। गंगा ग्राम परियोजनाओं में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गठन जैसे घटक शामिल हैं, जो तालाब और अन्य जलाशयों के निकरण को बढ़ाता है।
केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर सन 2017 को कोई नई दिल्ली में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में गंगा ग्राम परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे का एक हिस्सा है। इसके तहत ग्रामीणों की मदद से गंगा नदी के किनारे बसे गांवों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराती है। किसानों को अल्पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। केसीसी योजना शुरू की थी 1998 में अल्पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की थी। केसीसी योजना को आर.बी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार किया गया था। केसीसी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन क्षेत्रों में किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह उन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करने में मदद करने और उन्हें तकरीबन कर दिए। अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने में मदद करने के उन्हें उपकरण खरीदने और अन्य खर्चों के लिए क्रेडिट सीमा प्रदान करने के लिए किया गया था। केसीसी योजना पूरे देश में सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों वैधता अवधि 5 वर्ष, जिसमें 3 वर्ष और वर्षों तक विस्तार करने का विकल्प। किसान क्रेडिट केसीसी किसानों को 2 प्रकार से ऋण देता है, नगद ऋण और मियादी। इस प्रकार के ऋण पर ब्याज की दर भी कृषि ऋण की तुलना में काफ़ी कम है। इस योजना के तहत किसानों के पास पुनर्निर्धारित पुनर्भुगतान का विकल्प। इसके अलावा केसीसी की मदद से किसानों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले नियमित ऋणों की उच्च ब्याज दरों को छूट मिलेगी, क्योंकि केसीसी के लिए ब्याज दर 2% से कम और औसत 4% से शुरू होता है। इस योजना की सहायता किसान अपनी फसल की कटाई अवधि के आधार पर अपने ऋण को चुका सकते हैं, जिसके लिए ऋण दिया जाता था। 14 मई सन 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण की घोषणा की। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पीएम किसान लाभान्वित को यह ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। शुष्क कृषि किस प्रकार संभव है? शुष्क कृषि भूजल क्षमता के उपयोग द्वारा। शुष्क कृषि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। शुष्क कृषि या बारानी कृषि बिना सिंचाई के कृषि करने की तकनीकी है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के फसलें उगाई जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। शुष्क कृषि की विशेषता यह है कि यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्ष में लगभग 8 महीने नमी की कमी रहती है। राजस्थान की जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में वार्षिक से कम वर्षा वाला 20 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्रों में जल की समस्या अस्थायी है। शुष्क कृषि का महत्व यह है कि भारत जैसे देश में दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश के लगभग 85% दलहन
75% तिलहन और 80% मक्का और 95% ज्वार शुष्क कृषि तकनीकी के माध्यम से शुष्क कृषि क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाले शीर्ष बैंक कौन से हैं? नाबार्ड। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है। 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एआरडीसी के पुनर्वित्त कार्यों को हस्तांतरण करके अस्तित्व में आया। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह समृद्धि हासिल करने के लिए गामी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों और नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से सतत और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा। नाबार्ड उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण और अग्रिम मांग पर चुकाने योग्य या 12 महीने से अधिक की निश्चित अवधि की समाप्ति पर प्रदान करता है। अल्पकालीन पुनर्वित्त प्रावधान का मूल उद्देश्य बैंकों के संस्थानों की पूर्ति करना और जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह में सुधार करना। नाबार्ड का अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंतला। किसान सूर्योदय योजना का किस राज्य में शुभारंभ हुआ था? गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात की किसान सूर्योदय योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए दिन की बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना से किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस धनराशि में सन 2020-23 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। इस योजना के तहत लगभग 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जानी है। प्रत्येक लाइन 66 किलोवाट की बिजली ले जाने के लिए उन्हें 3,490 किलोमीटर की कुल लंबाई में खड़ा किया जाना है। तकनीक सूट टिप कल्चर को वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है। सूट टिप कल्चर वायरस मुक्त पौधे का उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यह इस धारणा पर आधारित है कि संक्रमित पौधे में रोगजनक एकाग्रता एक समान नहीं है। ऐसी कोशिकाएं जिन पर रोगजनकों का कब्जा नहीं हो पाता है आमतौर पर तेजी से बढ़ते हुए तनों की एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है। एक्सप्लांट को साइटोकिनिन पूरक माध्यमों में टीका लगाया जाता है। एपिकल वर्चस्व का दमन साइटोकिनिन के कारण होता है। एक अत्यधिक शाखाओं वाले शूट सिस्टम के गठन की सुविधा दी जाती है। अंकुरों का हेरफेर रूटिंग माध्यम से पौधे को विकसित करने के लिए किया जाता है। सरकार की किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की है? गन्ना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और केवल गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की है। चीनी सीजन सन 2020-21 के लिए गन्ने का एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल, जिसकी मूल्य रिकवरी दर 10% है। चीनी की कीमत बाजार संचालित होती है और चीनी की मांग आपूर्ति पर निर्भर करती है। हालांकि किसानों के हितों की रक्षा के लिए चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य की अवधारणा को 7/6 सन 2018 में पेश किया गया ताकि उद्योग को चीनी के उत्पादन की न्यूनतम लागत मिल सके, ताकि उन्हें सक्षम बनाया जा सके, ताकि किसानों का गन्ना मूल्य बकाया चुकाया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह कृषि उत्पादन को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा MSP
की घोषणा की जाती है। एमएसपी सरकार से उनकी उपज के लिए एक गारंटीकृत मूल्य है। एमएसपी के मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त बिक्री से किसानों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना। यदि बाजार में बम्पर उत्पाद और भरमार के कारण वस्तु का बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है तो सरकारी एजेंसियां किसानों द्वारा दी गई पूरी मात्रा को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती है। अनिवार्य फसलें: खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें, 2 अन्य व्यावसायिक फसलें। अनाज 7: धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का और रागी। दालें 5: चना, अरहर, तूर हो गया, मूंग, उड़द और मसूर हो गया। तिलहन: मूंगफली, रेपसीड, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज और नाइजर सीड। कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, डी भूसी, नारियल। गन्ना: उचित और लाभकारी मूल्य, वर्जीनिया, फ्लू, क्यूडर्ड, तंबाकू, एएफसी। दुर्गापुरा मधु किस्म किस फसल से संबंधित है? खरबूजा से। खरबूजा कुकुमिस मेलो परिवार कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति का केंद्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। बीज दर 1.5 से 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर। खरबूजे का खाद्य भाग में 90% पानी होता है। किस्म है दुर्गापुरा मधु, अर्कजीत, पूसा रसराज, अर्क राजहंस, हरा मधु, पूसा मधुरस। ये सब किसके हैं? खरबूजे के। खरबूजा हो गया। निम्नलिखित फसलों में से भारत में उनके कुल उत्पादन के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। चावल, गेहूं। निम्नलिखित भारत में उनके कुल उत्पादन के आधार पर कालानुक्रम: गेहूं, मक्का, दलहन। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे फसलें देश के कुछ फसली क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती है। देश के सभी हिस्सों में खाद्यान्न प्रमुख फसलें हैं, चाहे उनके पास निर्वाह या वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दलहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज भारत में कुल फसली क्षेत्र के लगभग 54% क्षेत्र पर स्थित है। देश दुनिया में लगभग 11% अनाज का उत्पादन करता है। चीन और अमेरिका के बाद उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन करता है, जिन्हें महीन अनाज, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चावल 121.46 मिलियन टन 2021। गेहूं 108.75 मिलियन टन, मक्का 30.24, दलहन 25.58। भारत में इनके कुल उत्पादन के अनुसार फसलों की सही क्रम चावल, गेहूं, मक्का, दलहन है। किस मिट्टी को ऊसर, रेत या क्षारीय आदि नामों से जाना जाता है? नमकीन या लवणीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी के विभिन्न स्थानीय नाम रेत, कलर, चोपन, अराकर, धूर, कार्ल आदि है। ये मिट्टी शुष्क जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। उचित जल निकासी की कमी के साथ इस स्थिति में कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मिट्टी की ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं। भूरी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है। भूरी मिट्टी ज़्यादातर भूमध्य रेखा के उत्तर में 35 से 55 डिग्री के बीच होती है। सबसे बड़ा विस्तार पश्चिमी मध्य यूरोप, पश्चिमी ट्रांस यूरेलियन रूस के बड़े क्षेत्रों, अमेरिका के पूर्वी तट और पूर्वी एशिया का अवतरण है। लाल मिट्टी यह पर्णपाती तथा मिश्रित जलों के तहत गर्म समशीतोष्ण नम जलवायु की विकसित होता है।
जिसके पास पतली कार्बनिक खनिज परतें होती हैं, जो एक एल्यूमिनियम लाल परत पर टिकी हुई काली भूमि परतदार परत होती है। इनका नाम उनके समृद्ध लाल रंग के नाम पर रखा गया है, जो इनकी उच्च लौह सामग्री के कारण है। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी गाद, रेत या बजरी जो एक धारा के विस्तार में बाढ़ के मैदान में एक जलोढ़ पंखे या एक समुद्र तट में या इसी तरह की सेटिंग्स में बहते पानी द्वारा जमा की जाती है। जलोढ़ आमतौर पर भूगर्भीय रूप से युवा होता है और ठोस चट्टानों में संरक्षित नहीं होता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश किस भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पूर्वी हिस्सा। उपहार मिट्टी, बांगर मिट्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में उपहार मिट्टी के रूप में जाना जाता है। बांगर मिट्टी को, यह मिट्टी की बनावट पीली मिट्टी होती है। कठोर मिट्टी के कुछ कंकड़ भी पाए जाते हैं। बांगर मिट्टी, बांगर की उस भूमि का ऊपरी भाग कहा जाता है जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, जिन्हें चूने के कंकड़ पाए जाते हैं। पुराने जलोढ़ के रूप में जाना जाता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी है। बांगर मिट्टी के समतल और अधिक कंकड़ वाले क्षेत्रों को भूरा कहा जाता है। पंजाब में मैदान में इसे धया कहते हैं। यह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। रेगून मिट्टी अधिक समय तक किसके कारण नमी बनाए रखता है? धीमी गति से अवशोषित और नमी की हानि। काली कपास मिट्टी मध्यम उच्च संपीड़न की अकार्बनिक मिट्टी है। भारत में एक प्रमुख मृदा समूह बनाती है। इन्हें उच्च संकोचन और सूजन गुणों की विशेषता है। रेगूर मिट्टी की विशेषता है। रेगूर मिट्टी जिसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, दक्कन पठार में फैली हुई है। काली मिट्टी आमतौर पर चिकनी, गहरी और अवैध होती है। गीले होने पर ये सूज जाती है और चिपचिपे हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। यह शुष्क मौसम में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार एक प्रकार की सौ जुताई होती है। धीमी गति से अवशोषण और नमी के नुकसान के इस चरण के कारण काली मिट्टी की नमी को बहुत लंबे समय तक बरकरार रखती है। इन फसलों को विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर फसलों को शुष्क मौसम में भी बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए स्पष्ट है कि धीमी अवशोषण और नमी के नुकसान के कारण रेगूर मिट्टी लंबी अवधि के लिए नमी बरकरार रखती है। उच्च वाष्पीकरण से मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, जबकि वर्षा से मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। यदि घुसपैठ की दर बहुत अधिक हो तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन या कीटनाशक लीचिंग हो सकता है। यदि इसका सही प्रबंधन नहीं किया गया, रेत के कणों की अधिक मात्रा को उपस्थित सोली की नमी धारण करने की क्षमता कम कर देती है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन का प्रमुख रूप से होता है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। बाजरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बाजरा राजस्थान। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मक्का कर्नाटक। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कुल मिलाकर कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। फसल राज्यों का स्थान। गन्ना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। कपास गुजरात पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे। कॉफ़ी कर्नाटक पहले पे और कर्नाटक पहले पे, केरल, तमिलनाडु। चाय असम पहले पे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर हिमाचल प्रदेश। रेशम कर्नाटक पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। रबड़ केरल, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक। तंबाकू आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। ओ संस्तर किस मिट्टी में उपस्थित है? कृष्ण मृदा।
वो स्तर एक जैविक स्तर है जो खनिज मृदा के ऊपर मौजूद होता है। यह आमतौर पर वन की मृदा में पाया जाता है। वो स्तर सक्षम मृदा में उपस्थित होता है और कृषि मृदा में अनुपस्थिति होती है। कृषि मृदा ऐसी कोई भी भूमि है जो जुताई होने के सक्षम है और सफलताओं को उजागर के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि मृदा। ग्रेनाइट अग्नेय प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? अग्नेय प्रकार की चट्टान है। अग्नेय चट्टान को मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है। मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बेलसाल्ट और ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। बेलसाल्ट और ग्रेनाइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP यह योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सन 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी। महिला बाल विकास मंत्रालय ने सन 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी। लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अधिकतम लाख का उत्पादन किया गया है? झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में लाख का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। लाख के कीड़े लाइसिफर लैस कुल से होते हैं। कुसुम प्लास, गुलर, बरगद, पीपल और बबूल के पेड़ की कोमल शाखाओं का रस चूसने के बाद ये कीड़े लाख उत्पन्न करते हैं। यह प्रकृति में मोम होती है। लाख उत्पन्न करने के लिए इन पेड़ों में छोटे छोटे बेत बांध दिया जाता है। इन बेत में लाख कीड़े होते हैं जो धीरे धीरे और पूरे पेड़ में फैल जाते हैं। झारखंड में लाख का उत्पादन हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम में किया जाता है। भारत के दक्षिण बंगाल में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है? ट्रक कृषि। ट्रक कृषि दूर के बाजारों में लदान के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाने का चलन है। जैसे जैसे रेलगाड़ी और बड़ी क्षमताओं वाले ट्रकों का विस्तार और प्रशिक्षित वाहन पेश किए गए, ट्रक फार्म दक्षिण बंगाल की सस्ती भूमि तक फैली है। पश्चिम बंगाल में कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देश में धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। यह आलू उत्पादन दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के बाद। यहाँ जूट, अनानास, लीची, आम और ढीले फलों का प्रमुख उत्पादक भी है। फसल की तीव्रता 184% है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का एक उत्पादक है? केरल। शीर्ष चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। शीर्ष गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मक्का का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक है। शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान है। दाल का शीर्ष उत्पादन मध्य प्रदेश है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल चाय के मुख्य उत्पादक हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीणों को अधिकतर रोजगार प्रदान करने वाली निम्नलिखित कौन सी योजना है? मनरेगा। उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जिसने इस योजना का बजट दोगुना कर दिया है। सन 2019 और 21 में मनरेगा योजना का बजट 8500 करोड़ रुपए था, जिसे सन 2020-21 में बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया। 8,500 करोड़ था, अब 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इस योजना के तहत काम पा सकेंगे।
पिछले साल सबसे ज़्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत दिया गया था। इस योजना के तहत लगभग 85 लाख परिवारों के 1,04,70,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया था। अब नरेगा में एक दिन का वेतन 182 रुपये से बढ़कर 202 रुपये कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार द्वारा वर्ष सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 के रूप में पेश किया गया था। इसे 2 फरवरी सन 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर सन 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 में एक संशोधन किया गया, जिससे अधिनियम का नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS प्रस्तावित की गई है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार के बेसक सदस्यों के लिए 100 दिनों के गारंटी शुदा रोजगार का प्रावधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार योजना, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 सितंबर सन 2020 को की। उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार, इस योजना में माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मिशन के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल परीक्षण, शिक्षुता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इंटर्नशिप योजना, यह योजना राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं स्नातक छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए की गई है, ताकि इस अपनी इंटर्नशिप योजना कर सके और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं के प्रत्येक माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में उत्तर प्रदेश गेहूँ। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फसलें देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती है। देश के सभी हिस्सों में खाद्यान्न मुख्य फसलें, चाहे उनके पास निर्वाह या वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में 30.06 मिलियन टन के उत्पादन के साथ भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब का 17.94, 16.444 मिलियन टन। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत वैश्विक मिर्च उत्पादन में लगभग 36% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में मसालों का प्रमुख उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में 57% हिस्सेदारी के साथ मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, यह मिर्च के तहत कुल क्षेत्र का लगभग 26% योगदान देता है। गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम आंध्र प्रदेश के प्रमुख मिर्च उत्पादक जिले हैं। राज्य के कुल मिर्च उत्पादन में गुंटूर का योगदान 30% है। भारत में उत्पादित 3 प्रमुख मसाले मिर्च, हल्दी और लहसुन हैं। मलेशिया भारतीय मिर्च का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में उष्णकटिबंधीय उत्पादन, दुनिया में कुल हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। भारत में आंध्र प्रदेश हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल। हल्दी की मुख्य किस्में एलेपपी और मद्रास पेरियादान। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मटर और मसूर, गन्ना और दूध के प्रमुख उत्पादक है। पश्चिम बंगाल देश में चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र चीनी, ज्वार, काजू, अंगूर और प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है।